हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे घंटे वाली चुड़ैल की कॉमिक्स। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। दक्षिण दिशा में सोनपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में धनराज नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत अधिक धन संपत्ति थी, फिर भी वो हमेशा धन धन अर्जन में लगा रहता था। एक बार उसका एक पुराना मित्र उसके पास आया। धनराज, तुम्हारे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी तुम क्यों और अधिक धन एकत्रित करने में लगे हुए हो? मित्र, मनुष्य को कभी अधिक धन देखकर चुप नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि सदैव परिवर्तनशील रहने वाला व्यक्ति ही धनवान बना रह सकता है और काम ना करने वाला दरिद्र बन जाता है। अगर मैं प्रयत्न करना छोड़ दूं तो एक दिन मेरा सारा धन समाप्त हो जाएगा और मैं दरिद्र बन जाऊंगा। तुम ठीक कहते हो मित्र। दूसरे दिन धनराज ने व्यापार के लिए कश्मीर जाने का विचार करके कई गाड़ियों में तरह तरह का माल भरवाया। धर्मा, देखो तो अभी तक संजीवक और नंदू क्यों नहीं आया? हम लोग तो चलने के को तैयार हैं। मैं अभी जाकर देखता हूँ मालिक। संजीवक और नंदू दो बहादुर पहलवान थे। धर्मा उन्हें बुलाने चला तो दोनों उसी ओर आते दिखाई दिए। नंदू, संजीवक, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? मालिक बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आ तो रहे हैं भाई, थोड़ा कलेवा करने में समय तो लगता ही है। 20 दर्जन केले, 20 सेर दूध, 4 सेर घी, 10 सेर बादाम, 2000। बस बस रहने दो, कहीं मेरा पेट ना फट जाए। मेरा तो इतना कलेवा देखकर ही राम नाम सत्य हो जाएगा। दोनों हंसते हुए धर्मराज व्यापारी के सामने पहुंचे। बड़ी देर लगा दी तुमने। आओ बैठो गाड़ी में। बस हम तो आ ही रहे थे सेठ जी। लंबी यात्रा करते हुए धनराज व्यापारी का काफिला सांझ होते होते एक भयानक जंगल में पहुंचा। नंदू, आज रात हम इसी जंगल में डेरा डालते हैं। पास में स्वच्छ जल का सरोवर भी है। आपका विचार उत्तम है सेठ जी, हम काफ़ी थक भी गए हैं। उस रात सभी ने उस जंगल में विश्राम किया। नंदू, मैं थोड़ी देर सो लूं, 2 घड़ी बाद तुम मुझे जगा देना और होशियार रहना। जंगली जानवरों का यहाँ बहुत डर है। अच्छा। आधी रात के बाद एक भयानक वन मानुस गुर्राता हुआ नंदू की ओर देखने लगा। गुर्र गुर्र हिस। नंदू ने चौंककर उधर देखा, पर उसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यह गुर्राने की आवाज़ किसकी थी? शेर तो इस तरह नहीं गुर्राता। फिर नंदू ने नीचे बैठकर संजीवक को जगाया। क्या बात है नंदू, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? संजीवक, अभी अभी मैंने यहाँ किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनी थी। उधर तो कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, पर मैंने अच्छी तरह से किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनी थी, पर वो शेर की आवाज़ नहीं थी। अचानक हर हिस हिस गर गर। नंदू! वनमानुस ने झपटकर संजीवक को अपने दोनों हाथों पर उठा लिया। संजीवक की चीख निकल गई। नंदू बचाओ! गर गर। संजीवक की चीख सुनकर नंदू पलटा। बाप रे, वनमानुस! नंदू जल्दी मशाल हाथ में लिए वनमानुस पर झपटा। वनमानुस ने संजीवक को जमीन पर फेंककर नंदू की ओर देखा। गर हिस हट! ओह! शोर सुनकर कई गाड़ीवान अपनी अपनी लाठियां लेकर दौड़ पड़े। वनमानुस, हट हट! तंबू में सोता हुआ धनराज व्यापारी शोर सुनकर चौंककर उठ बैठा। यह कैसा शोर है? बाहर का दृश्य देखकर धनराज भय से कांप उठा। ऐसे ही तुझे नहीं छोड़ दूंगा साले! हिस हर! हे भगवान! वनमानुस ने लंबे नाखून से संजीवक को बुरी तरह जख्मी करके नंदू के ऊपर फेंक दिया। हिस गर हिस। ओह! धनराज फौरन तंबू से एक मोटी रस्सी लेकर आया। नंदू, इस रस्सी से इसे पकड़ो जिंदा। उफ! ओह! नंदू ने फौरन फंदा बनाकर वनमानुस के ऊपर फेंका। हट हट हट! सबने खींचकर वनमानुस को एक पेड़ के तने से बांध दिया। क्या इसे साथ ले चलेंगे नंदू? नहीं रे, इसे कैसे ले जाएंगे? तुम इसे देखो, मैं संजीवक को देखता हूँ। नंदू, संजीवक को काफ़ी चोट आई है, हमें किसी वैद्य को बुलाना होगा। पर इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? पहले इसके घाव पर पट्टियाँ बांध दो।
सुबह होते ही नंदू और धर्मा जंगल से नगर की ओर चल दिए। नंदू, जल्दी लौट कर आना, जल्दी आएंगे सेठ जी, आपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। उधर गाड़ीवान जल जल्दी जलती लकड़ियों से वनमानुष को डरा रहे थे। हिस हिस कर उधर नंदू और धर्मा जंगल से निकलकर एक पागडंडी पर पहुंचे। वहां उन्हें एक आदमी मिला। क्यों भाई, यहाँ कोई आसपास नगर या गांव है? सीधे चले जाओ, 4 कोस आगे उत्तर दिशा में चंद्रनगर है। नंदू और धर्मा चंद्रनगर में पहुंचे। धर्मा, तुम किसी वैद्य की तलाश करो, फौरन वहां ले जाओ। मैं किसी लुहार को तलाश करता हूं जो वनमानुष के लिए लोहे का मजबूत पिंजड़ा बना सके। ठीक है, पर तुम जल्दी वापस लौटना। धर्मा को भेजकर नंदू तलाश करता हुआ एक लुहार के पास पहुंचा। भाई, मुझे एक मजबूत पिंजड़ा चाहिए। पिंजड़ा? क्या तोता बंद करोगे पहलवान? नहीं भाई, जंगल में एक भयानक जानवर है। कद 8.5 फुट, चौड़ाई लगभग 1.5 गज और वजन यही कोई 5 मन। 5 मन? क्या वनमानुष है? हाँ भाई, तुम काफ़ी समझदार लुहार हो। समझदारी की बात ही है, पिछले 1 साल से एक वनमानुष जंगल में कहीं से आ गया है और बहुत उत्पात मचा रहा है। बहुत से आदमियों को वह मार चुका है। यहाँ सभी उससे भयभीत हैं। ओह, तब वही होगा। हमने उसे पकड़ लिया है। पिंजड़ा उसी के लिए चाहिए। लुहार चौंकता हुआ नंदू से बोला, क्या तुमने सचमुच उसे पकड़ लिया है पहलवान? फिर तो तुम चंद्रनगर के सबसे शक्तिशाली आदमी का सम्मान पाओगे। मेरे साथ आओ दोस्त। कहाँ? मुझे तो पिंजड़ा चाहिए। पिंजड़ा दिलवाने ही तो मैं चल रहा हूँ, और पिंजड़ा तो पहले से ही तैयार है। पहले से ही तैयार है? लुहार नंदू को लेकर चंद्रनगर के मंत्री दमनक के पास पहुंचा। चंद्रनगर के मंत्रीवर दमनक की सेवा में करकट का प्रणाम। प्रणाम करकट, आओ, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। यह पहलवान कौन है? मंत्रीवर, इस पहलवान को पिंजड़ा चाहिए। यह कहता है कि इसने वनमानुष को पकड़ लिया है। क्या तुमने उस भयानक वनमानुष को पकड़ लिया है? क्या नाम है तुम्हारा? लोग मुझे नंदू पहलवान के नाम से जानते हैं। मैं सोनपुर नगर का धनी व्यापारी धनराज का सेवक हूँ। हम लोग व्यापार के लिए इधर से जा रहे थे तो रात को जंगल में हमारी उस वनमानुष से मुठभेड़ हो गई और तुमने उसे पकड़ लिया। जी, मैंने और मेरे दोस्त संजीवक ने। वह इस वक्त जंगल में घायल होकर बेहोश पड़ा है। समझ गया। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। करकट, तुम भी चलो। लेकिन पिंजड़ा? पिंजड़ा हम अपने साथ लेकर चलेंगे। आओ। थोड़ी देर बाद एक भारी पिंजड़ा लेकर दमनक, करकट और नंदू जंगल की ओर चल दिए। मंत्री जी, महाराज सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। हाँ, जरूर खुश हो जाएंगे, पर अभी हमें उनसे कुछ नहीं कहना है। उधर जंगल के तंबू में धर्मा के पास पहुंचा चंद्रनगर के वैद्य यज्ञदत्त। रक्त बहुत ज़्यादा निकल गया है सेठ जी, पर मैं इसे हर हाल में बचाऊंगा। इसने अपनी जान पर खेलकर चंद्रनगर वासियों की रक्षा की है, पर अभी आप इसे यात्रा पर नहीं ले जा सकेंगे। तभी बाहर कुछ शोर हुआ। धर्मा, देखो, शायद नंदू भी लौट आया है। देखता हूँ मालिक। वनमानुष को पेड़ से बंधा देख मंत्री दमनक बहुत ज्यादा उत्तेजित हो उठा और पिंजड़े की गाड़ी से कूदकर दौड़ा। करकट, जल्दी आओ, यह तो सचमुच पकड़ा गया है। पिंजड़ा इसके पास ले चलो। करकट ने पिंजड़े को घुमाकर जैसे ही वनमानुष के पास सरकाया, वनमानुष आपे से बाहर हो गया। गर गर। नंदू भाई, पिंजड़े को थोड़ा और पीछे ढकेलो। पिंजड़े का दरवाजा बिल्कुल वनमानुष के सामने अड़ाकर रस्सी खोल दी गई और जैसे ही वह पिंजड़े में घुसा, भारी लोहे की फाटक गिरा दिया गया। धनराज और वैद्य यज्ञदत्त पिंजड़े के पास आए। अरे महामंत्री जी, यह पिंजड़ा आप यहाँ लाए हैं? वैद्य यज्ञदत्त, यह यहाँ कैसे आ मरा? अरे वैद्य जी, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ एक जख्मी आदमी को देखने आया था। उस तंबू में वह अभी तक बेहोश है। यह सोनपुर नगरी के धनी हैं। दमनक ने तंबू में जाकर संजीवक को देखा। इसकी दशा तो शोचनीय लगती है। वैद्य जी, ठीक यही रहेगा कि इसे नगर में ले चलें। मेरा भी यही विचार है। यह एक बहादुर इंसान है। हमें इसके जीवन की रक्षा करने में कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। काफी सोच विचार के बाद वैद्य जी की बात को माना गया। तब धर्मराज दुखी होकर नंदू के पास आया।
मुझे बड़ा दुख है नंदू, बेकार में यह व्यवधान आ पड़ गया। सेठ जी, सेवक की सादगी मालिक के लिए अपने प्राणों की बलि दे देने में होती है। आप कोई चिंता ना करें, मैं संजीवक के साथ हूँ। उधर संजीवक और वैद्य जी को लेकर दमनक एक घड़ी में पहुंचा। वैद्य जी, जब तक मैं आपसे आने के लिए ना कहूँ, आप इस घड़ी में रहकर संजीवक का उपचार करेंगे, आपके साथ रहकर, और नंदू भी रहेगा आपके साथ। करकट और नंदू भी रहेगा, और वनमानुष यह भी यहीं रहेगा। वैद्य जी के चेहरे पर गुस्से की परतें चढ़ने लगी। तो क्या मैं अपने को यहाँ नजरबंद समझूं? मैंने ऐसा कब कहा? जिसका हम अन्न खाते हैं, हमें भी उसकी चिंता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसकी चिंता है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारा राजा सूरसेन वनमानुष के कारण भयभीत और चिंतित है। क्या तुम्हें वनमानुष के पकड़े जाने का समाचार उसे नहीं देना चाहिए? इससे भी एक राजनीति है वैदराज। आपने स्वामी को सही बात बताकर जो निश्चिंत कर देता है वह मूर्ख होता है। इसीलिए मैं अभी राजा को वनमानुष के आतंक से भयभीत रखूंगा और धन धान्य से अपना घर भरता रहूंगा। पर यह कदापि उचित कार्य नहीं है। एक सेवक को अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए। वैद्य जी, एक योग्य मंत्री वही होता है जो अवसर और परिस्थिति के अनुसार सलाह देता है अथवा कार्य करता है। तुम अगर मेरा साथ दोगे तो तुम भी मालामाल हो जाओगे, और अगर ना दूँ तो तुम क्या करोगे? तब हम कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ करेगा वनमानुष करेगा। उसे आदमी का मांस चबा चबा कर खाना बड़ा अच्छा लगता है। आप तो जानते ही हैं कि पिछले 1 साल से यह वनमानुष चंद्रनगर के सैकड़ों आदमियों को अपने पेट में झोंक चुका है। वैद्य यज्ञदत्त शर्मा की आत्मा कांप उठी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। तभी नंदू मकान के भीतर से बाहर आया। वैद्य जी, संजीवक को होश आ रहा है, आप जल्दी चलिए। जाइए वैद्य जी, संजीवक को देखिए जाकर, उसे ठीक होना ही चाहिए, बहादुर है वो। वैद्य जी के जाने के बाद दमनक ने करकट को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, करकट, वैद्य के साथ साथ हमें इन दोनों बहादुरों को भी अपनी ओर मिलाना होगा। अगर यह दोनों साथ आ जाएं तो हम राजा के दोनों हाथों से लूट सकेंगे। मैं तो आपका दास हूँ मंत्री जी, जैसी आपकी आज्ञा। देखो करकट, तुम मेरे अपने आदमी हो, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन परदेसी पर मैं एकाएक विश्वास नहीं कर सकता। इसीलिए तुम होशियार रहना। मैं जा रहा हूँ। जी, मैं समझ गया। मंत्री दमनक महाराज सूरसेन के दरबार में पहुंचा। आओ दमनक, तुम कहाँ चले गए थे? महाराज, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। दरबार खत्म करके ये महाराज सूरसेन अपने मंत्री दमनक को एक एकांत कक्ष में ले आए। हाँ, अब बताओ, तुम अकेले में मुझसे क्या बात करना चाहते थे? क्षमा चाहता हूँ महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 2 ऐसे आदमियों का इंतजाम कर सकता हूँ जो वनमानुष से लड़ने की ताकत रखते हैं। तभी राजा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। गर गर वनमानुष? महाराज, यह तो उसी वनमानुष का गुर्राहट है। लगता है वह नगर में आ गया है। राजा सूरसेन भय से थर-थर कांपने लगा। दमनक, तुम कुछ भी करो, पर मुझे इस मुसीबत से बचाओ। इस वनमानुष ने तो मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। धन दौलत की परवाह मत करना महाराज। मैं नहीं चाहता था कि दरबार में कोई आपको डरपोक समझे, इसीलिए मैंने आपसे अकेले में बात करना ठीक समझा। यह तुमने बहुत अच्छा किया दमनक। प्रजा के सामने यदि राजा की कमजोरी जाहिर हो जाए तो प्रजा ऐसे राजा को गद्दी से उतार फेंकने में एक पल की भी देरी नहीं करती। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। एहसान की कोई बात नहीं महाराज। मैं जल्दी ही आपको 2 ऐसे आदमियों से मिलवाऊंगा जो महान पराक्रमी हैं। आप उन्हें अपना मित्र बना लेंगे। वैद्य यज्ञदत्त शर्मा के इलाज से संजीवक जल्दी ही ठीक हो गया। वनमानुष को पिंजरे में देखकर तो वह और भी खुश हुआ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो संजीवक। चलो, मैं तुम्हारी अपने राजा सूरसेन से मुलाकात करवाता हूँ। राजा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मंत्रीवर, आपके राजा से मिलकर मुझे भी बहुत खुशी होगी।
पर मित्र, राजा से मिलते समय इस बात का बिल्कुल जिक्र ना करना कि हमने वनमानुष को पकड़ कर पिंजरा में बंद कर रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे वहम है कि वनमानुष को कोई भी आदमी जिंदा नहीं पकड़ सकता। वह वनमानुष से बहुत भयभीत हैं। अगर उससे यह पता चल गया कि वनमानुष को तुमने पकड़ लिया है तो सबसे पहले वह तुमको ही उसके पिंजरे में पहुंचा देंगे। ओह! रथ में चढ़ते हुए संजीवक और नंदू चौंके। क्षमा करना मंत्रीवर, कहीं तुम्हारे राजा का मस्तिष्क वृत्त तो नहीं है? वह ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उसे डर रहता है कि कोई ताकतवर आदमी कहीं उसका राज्य न छीन ले। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप इंजॉय करते रहें। क्योंकि अपलोड करने में काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ती है दोस्तों, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बस छोटी सी चीज़ है, कर दिया करें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।